तो आइए सवाल जवाब के सिलसिले को हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न इंक्लूड कर रहे हैं अहमदाबाद से। यह प्रश्न कीर्ति शेखावत जी की तरफ से है और वो इस समय लाइन पर है। कीर्ति जी, हम देख रहे थे आपने मेंशन किया आपका एक मेडिकल इंश्योरेंस है और साथ ही आपका एक ईएलएसएस में कुछ इन्वेस्टमेंट जा रहे हैं। आप प्लीज बताइए एग्जैक्टली क्या चेक करना चाह रहे हैं आप? सर, मैं ये चेक करना चाह रही हूँ कि जो मैंने इन्वेस्टमेंट किया स्पेशली म्यूचुअल फंड्स में, वो ठीक है कि नहीं है, क्योंकि मैं रिटर्न मुझे ठीक मिलेगा या नहीं मिलेगा। ये हम कुछ देख रहे थे। और मैं गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना चाह रही हूँ, गोल्ड ETF में। तो इसमें कौन कौन से फंड्स में SIP के रूप में मैं इन्वेस्ट कर सकती हूँ, अगर आप मुझे बता सके तो। राइट, स्टेप बाय स्टेप हम मूव करते हैं। आपके जो इनकम है उस पर कोई डिपेंडेंट तो नहीं है, फैमिली में कोई आय पर निर्भर तो नहीं है? आई एम सिंगल सर। तो आपको हम इंश्योरेंस से इस सफर को शुरू करते हैं और फिर आपकी जो डिटेल्स हैं उनको हम चेक करेंगे। रुंडा साहब, पहले जहां तक इन्होंने मेंशन किया है कुछ इनके पास इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स हैं, ये पहले खुद ही समझ भी लें ये कि इनको उसकी रिक्वायरमेंट भी है या नहीं। हम उसके बाद जो इन्वेस्टमेंट्स है उसका भी हम रुख करेंगे, पर पहले इंश्योरेंस से हम फर्स्ट स्टेप मूव करें। क्या अगर इंडिविजुअल है ये सिंगल अभी और कोई इनकम पर डिपेंडेंट भी नहीं है, कोई लायबिलिटी भी नहीं है, तो फिर इंश्योरेंस की रिक्वायरमेंट क्या इनके लिए है भी या नहीं, तो उसको अवॉइड कर सकते हैं? हाँ, तो क्लियरली सबसे पहले प्रोटेक्शन देखना चाहिए इन्वेस्टमेंट के पहले। और जहां तक लाइफ इंश्योरेंस का सवाल है, चूंकि आज कोई डिपेंडेंट नहीं है, ये इन्होंने खुद कहा है, तो शायद इन्हें आज लाइफ इंश्योरेंस की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। और हो सकता है फ्यूचर में कोई डिपेंडेंट हो जाए, उस समय ये ले सकती हैं। अगर ऐसी आशंका, अगर इनको ऐसा लग रहा है कि अगले 1-2 साल में ही कोई इन पे डिपेंडेंट हो सकता है, तो आज लाइफ इंश्योरेंस के बारे में सोचें, वरना न सोचें। जो इनका जीवन आनंद पॉलिसी है, वो तो क्लियरली अच्छा पॉलिसी नहीं है। न अच्छा इंश्योरेंस मिलेगा, उसमें करीबन 2 लाख का कवर मिलेगा, 10 गुना है। डेथ कवर विल बी रफली 2 lakhs एंड रिटर्न भी उसमें एट द एंड 5-6% से ज्यादा नहीं मिलेगा। तो ये तो क्लियरली मतलब उनको सरेंडर कर देना चाहिए। okay. और फिलहाल तो लाइफ इंश्योरेंस शायद न भी लें तो चल जाएगा। जो इनकी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है नेशनल के साथ, बाकी सब अच्छा है। उसमें सिर्फ उनको ये पता रहना चाहिए, पहली बात, कि इसमें एक रूम रेंट सब लिमिट है। यानी अगर हॉस्पिटल में भर्ती होती हैं और अगर 5,000 से ज्यादा का रूम रेंट है, तो उसके ज्यादा का रूम रेंट इनको नहीं मिलेगा। वो इनको अपनी जेब से देना होगा, ये ध्यान रखें। और कंप्लीटली शायद खुद सब कुछ डिस्क्लोज करके ही लिया होगा। तो अगर कुछ एग्जिस्टिंग बीमारियां हैं तो वो 4थे साल में कवर होगी, ये भी इनको ध्यान रखना है। डॉक्टर साहब, इनफैक्ट लाइफ इंश्योरेंस के बजाय इनको राइट जैसे आप कह रहे हैं, ये आपने मेडिक्लेम का जो मेंशन किया है, इसमें जो सब लिमिट्स अप्लाई होती हैं, मतलब आप कह रहे हैं उस पर ये ध्यान रखें, ना केवल उसमें रूम रेंट बट बाकी एडिशनल चार्जेस भी उसके अकॉर्डिंगली जैसे रहते हैं। और आप जैसे मेडिकल इंश्योरेंस पर और तवज्जो दे सकते हैं, उस तरफ और फोकस। और जो इन्वेस्टमेंट्स की जहां तक बात है, उसको आप कैसे देख रहे हैं? हम देख रहे हैं इनकी कुछ 3 स्कीम्स हैं जो रनिंग है। अब उन सभी में ये 1000 पर मंथ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। क्या ये डाइवर्सिफिकेशन तो होना चाहिए, पर क्या इनके केस में इतना रिक्वायर्ड भी है, क्योंकि इतना बड़ा सम भी नहीं है जो ये इन्वेस्ट कर रहे हैं? तो क्यों ना किसी एक बेहतरीन पिक में, जिसमें इनका खुद कॉन्फिडेंस भी है, जो अच्छा भी है, उसमें थोड़ा और ज्यादा कंसंट्रेट करें। क्या ऐसा भी सोच सकते हैं? नहीं, तो एक थोड़ा सा क्विक क्लैरिफिकेशन कर दूं कि जहां तक नेशनल इंश्योरेंस का सवाल है, वहां पे रूम रेंट सब लिमिट सिर्फ रूम रेंट पे अप्लाई होती है, दूसरे चार्जेस पे अप्लाई नहीं होती है। तो एज फार एज हेल्थ इंश्योरेंस इज कंसर्न, इनका जो ELSS है, एक सबसे अच्छी बात है कि ये SIP के द्वारा करते हैं, कि 1 टाइम। तो ये प्लीज आप जारी रखिए। अगले साल जब आप शुरू करेंगे अप्रैल से, तो पहले महीने से ही SIP से करिए। लेकिन अगर महीने के 3000 कर रहे हैं तो 3 फंड्स में ना करें। मेरे ख्याल से 1 फंड मोर देन सफिशिएंट है। ये ओवर डाइवर्सिफिकेशन आपने कर रखा है। और अगर एग्जिस्टिंग फंड्स में से ही कंटिन्यू करना है तो फ्रैंकलिन इंडिया देख सकते हैं। अगर नया फंड कोई ट्राई करना चाहते हैं तो प्रूडेंशियल टैक्स सेवर देख सकते हैं और कैनेरा रेबेको भी देख सकते हैं। लेकिन एक ही फंड में करें। कोई मेरे ख्याल से 3 फंड
नहीं करना चाहिए, बहुत ज्यादा ओवर डाइवर्सिफिकेशन हो जा रहा है। और ईएलएसएस पर ये आखिरी प्रश्न, अगले इससे पहले हम अगले प्रश्न की ओर मूव करें, ईएलएसएस पर आप आगे कैसे देख रहे हैं? कि इसका जो चार्म किस तरह से रहेगा ये आगे चलते हुए? इसको एक टैक्स सेविंग टूल के तौर पर जिस तरह से मूव कर रहे हैं उसको भी देखिए, और क्योंकि ये अभी यंग है, ये रिस्क ले भी सकते हैं, तो वैसे इन्वेस्टमेंट की जहां तक बात है म्यूचुअल फंड्स में, उसको आप कैसे इनके समक्ष रखना चाहेंगे और ईएलएसएस में आगे क्या एक्सपेक्ट करेंगे आप? बिल्कुल, अभी तक तो जहां तक ईएलएसएस का सवाल है, जब तक डायरेक्ट टैक्स कोड नहीं आता तब तक ये टैक्स डिडक्शन में अवेलेबल है। ये यंग है, कीर्ति जी एकदम यंग है और शायद रिस्क भी ले सकती हैं। तो मेरे ख्याल से जो टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स है उसमें इनके लिए ये सबसे बेहतर ऑप्शन आज की तारीख में उनके लिए है, और ये सही तरीके से कर रही हैं, सिप कर रही हैं। तो ये करते रहें, फंड एक करिए, बस उतना ही मेरा कहना है। जो भी फंड आपको अच्छा लगे, फ्रैंकलिन कर लीजिए, प्रू टैक्स सेवर कर लीजिए, कनेरा रेबैको कर लीजिए। ओके, ऑल द बेस्ट कीर्ति शेखावत। इनका एक और प्रश्न था, शायद उसको भी हम शामिल कर लें। उन्होंने बात करते समय गोल्ड का मेंशन किया था। रुंटा साहब, इस सिनेरियो में आप गोल्ड को किस रूप में देखना चाहेंगे? पिछले दिनों काफी स्टेप्स लिए गए, उसको डिस्करेज भी किया गया, तो अगर ये इन्वेस्टमेंट उस तरफ सोच रही हैं तो अभी सिनेरियो में आप उसको कैसे टच करते हैं? आम इन्वेस्टर के लिए मेरे ख्याल से ही शुड डिसरिगार्ड कि ये सोने का फ्यूचर में अभी क्या होने वाला है, बाद में क्या होने वाला है। जैसे इक्विटी में ऊपर नीचे उतार चढ़ाव आएगा, उसी तरीके से सोने में भी आएगा, और एक आम निवेशक को अपना कितना असेट उसमें होना चाहिए ये नक्की करना चाहिए, और उसको एक सिस्टमेटिकली इन्वेस्ट करें ताकि उतार चढ़ाव आता रहे, उसका इन्वेस्टमेंट होता रहे। तो जहां तक सोने का सवाल है, मेरे ख्याल से एक आम निवेशक डिपेंडिंग ऑन हिज रिस्क प्रोफाइल वो 5 से 10% तक अपना पोर्टफोलियो सोने में बना सकता है, बशर्ते कि सिस्टमैटिकली इन्वेस्ट करे। गोल्ड फंड में आप हर महीने इन्वेस्ट करें, ताकि मैक्सिमम 5, बहुत अगर आप गोल्ड पे बुलिश हैं तो 10, एज लॉन्ग एज आप सिस्टमेटिकली इन्वेस्ट कर रहे हैं हर महीने, उतना इन्वेस्टमेंट आप पक्का कर सकते हैं। बॉदर नहीं करें कि पिछले 1 साल से सोने का रिटर्न अच्छा नहीं रहा, उसके पहले अच्छा रहा। जब आप सिस्टमेटिकली कर रहे हैं तो ये सारी चीजें आपको आपके लिए ये स्मूदन आउट हो जाएगी ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। राइट, आइए अब हम अगला प्रश्न साहब शामिल करते हैं।